एक दशक यानी 10 साल लंबी खोज, दुनिया का सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा आतंकवादी, और एक ऐसा टॉप सीक्रेट मिशन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम उसी रेड की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, जिसने ओसामा बिन लादेन का किस्सा खत्म किया। तो तारीख थी 2 मई 2011। रात के ठीक 1 बज रहे थे। जगह पाकिस्तान का एबटाबाद शहर। यहीं पर दुनिया की सारी नज़रों से दूर इतिहास का एक बहुत ही बड़ा अध्याय, आप कह सकते हैं, लिखा जाने वाला था। इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। मकसद एकदम साफ था। अमेरिकी नेवी सील्स की जो सबसे खतरनाक, सबसे एलीट टीम है, उसके द्वारा ओसामा बिन लादेन को ढूंढना और उसे ख़त्म करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि यह मिशन शुरू कैसे होता। मतलब दो अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एयर स्पेस में इतनी अंदर तक बिना किसी को भनक लगे आखिर कैसे घुस गए। इसका जवाब था एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। देखिए, ये कोई साधारण ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं थे। इनको खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था। इन पर एक भारी फैब्रिक की कोटिंग थी ताकि रडार इन्हें पकड़ ही ना सकें। इनकी आवाज़ को इतना कम कर दिया गया था और ये लगभग, आप कह सकते हैं, कि अदृश्य होकर अपने टारगेट तक पहुंच सकते थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन तभी मिशन की पहली और बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर जिसका कोड नेम था चॉक 1, वो कंपाउंड के अंदर लैंड करते समय अनियंत्रित हो गया और क्रैश हो गया। सोचिए, एक ही पल में पूरा मिशन खतरे में पड़ गया था। लेकिन सवाल यह है कि इस एक आदमी के लिए अमेरिका इतना बड़ा, इतना खतरनाक जोखिम क्यों उठा रहा था। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना ही क्यों। ये आतंक का सिलसिला काफ़ी लंबा था। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुई पहली बमबारी से। फिर 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए, और साल 2000 में यूएसएस कोल पर एक जानलेवा हमला। बिन लादेन के संगठन अल-कायदा ने लगातार अमेरिका को अपना निशाना बनाया था। और फिर आया 9/11, अमेरिकी इतिहास का वो सबसे काला दिन, जिसमें करीब 3000 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। बस इसी एक हमले ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन बना दिया और उसकी मौत की कसम खाई गई। तो 9/11 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों ने सिर्फ एक आदमी को ढूंढने के लिए पूरे 10 साल लगा दिए। एक ऐसा आदमी जो मानो किसी भूत की तरह गायब हो गया था। सालों की नाकामी के बाद एक ब्रेक थ्रू मिला, ग्वांटानामो बे जेल से। वहां एक कैदी ने पूछताछ के दौरान एक नाम उगल दिया, अबू अहमद अल कुवैती। ये कौन था? ये था बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद कुरियर, और यही वो एक धागा था जिसने सीआईए को सीधे बिन लादेन तक पहुंचा दिया। तो अल कुवैती का पीछा करते करते सीआईए की टीम पहुंची पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में, एक बड़े ही अजीब से कंपाउंड तक। यहां पे सब कुछ ही शक पैदा करने वाला था। दीवारें 18-18 फीट तक ऊंची थीं। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। वहां रहने वाले लोग अपना सारा कचरा खुद ही जला देते थे। और सबसे अजीब बात, बालकनी पर भी एक 7 फीट ऊंची दीवार थी, प्राइवेसी के लिए। ये सारे इशारे एक ही तरफ थे कि अंदर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति छिपा है। अब शक को यकीन में बदलना था। इसके लिए सीआईए ने एक बहुत ही शानदार प्लान बनाया। एक लोकल डॉक्टर की मदद से एक नकली वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया। एक नर्स को घर के अंदर बच्चों को टीका लगाने के बहाने भेजा गया, और बस इसी तरह यह पक्का हो गया कि उनका टारगेट ओसामा बिन लादेन सच में उसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है। जैसे ही ये कंफर्म हुआ, मिशन को हरी झंडी मिल गई। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस रात की कार्रवाई पर, जब नेवी सील्स उस कंपाउंड की ऊंची दीवारों के अंदर दाखिल हो चुके थे। सील्स ने एक एक करके पूरे कंपाउंड को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। सबसे पहले गेस्ट हाउस में कुरियर अल कुवैती मारा गया। फिर मेन घर के ग्राउंड फ्लोर पर उसके भाई को मार गिराया गया। पहली मंजिल पर बिन लादेन के बेटे खालिद को खत्म किया गया। अब बस आखिरी मंजिल बची थी। और फिर सबसे ऊपरी मंजिल पर एक अंधेरे से कमरे में सील्स का सामना उस आदमी से हुआ जिसे वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहे थे। कुछ ही पलों में ओसामा बिन लादेन को गोली मार दी गई। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मारा जा चुका था। मिशन कामयाब हो चुका था
और इसकी खबर व्हाइट हाउस तक एक कोड वर्ड के जरिए पहुंचाई गई, जेरोनिमो, 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 और फिर EKIA मतलब एनिमी किल्ड इन एक्शन, दुश्मन कार्रवाई में मारा गया। मिशन तो सफल रहा, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो फैसले लिए गए वो उतने ही मुश्किल और अहम थे जितनी कि ये रेड खुद थी। कंपाउंड से जो हार्ड ड्राइव्स मिली, उन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी की एक बहुत ही अजीब और आप कह सकते हैं विरोधाभासी तस्वीर पेश की। इनमें पोर्नोग्राफी का एक बड़ा कलेक्शन था, उसके बेटे की शादी के वीडियो थे, काउंटर स्ट्राइक जैसे वीडियो गेम्स थे, और तो और कार्स और आइस एज जैसी डिज्नी फिल्में भी मिली। सोचिए जरा। अब सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि बिन लादेन के शरीर का क्या किया जाए। अगर उसे जमीन पर दफनाया जाता तो वो जगह उसके फॉलोअर्स के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाती, और कोई भी देश उसके शरीर को अपनी जमीन पर लेने को तैयार नहीं था। इसीलिए यह फैसला हुआ कि उसे एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाकर पूरे इस्लामी रीति रिवाजों के साथ 24 घंटे के अंदर ही समुद्र में दफन कर दिया जाए। कंपाउंड से निकलने से ठीक पहले सील्स ने एक आखिरी काम किया। उन्होंने अपने उस क्रैश हुए स्टेल्थ हेलीकॉप्टर को विस्फोटकों से उड़ा दिया। मकसद साफ था, अमेरिका की ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में किसी दूसरे देश के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, इसमें कोई शक नहीं कि एक बेजोड़ सामरिक सफलता थी। लेकिन आज इतने सालों बाद भी एक सवाल अपनी जगह कायम है। क्या एक आदमी को मारने से उस विचारधारा का भी अंत हो गया जिसे उसने जन्म दिया था? ओसामा बिन लादेन की असली विरासत आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी दुनिया ढूंढ रही है।